नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। क्या भाजपा से किसान नाराज है? 3 कृषि कानून की समाप्ति के बाद क्या किसान वापस भाजपा को गले लगाएंगे? ये तमाम सवाल जानने के लिए हमने भाजपा किसान मोर्चा दातारामगढ़ के अध्यक्ष सज्जन सिंह लामा से विशेष बातचीत करी। लामा ने हमें बताया कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और किसानों की हितैषी पार्टी है। 3 कृषि कानून किसानों के समर्थक में थे, लेकिन किसान उसे समझ नहीं पाए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में वर्तमान स्थिति में भाजपा कहाँ है, ये जानने के लिए आइए मिलते हैं सज्जन सिंह लामा से। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मुलाकात खास व्यक्तित्व, इस कार्यक्रम में आज मेरी मुलाकात हो रही है सज्जन सिंह लामा। आप भाजपा किसान मोर्चा दातारामगढ़ के अध्यक्ष हैं और किसानों के हक में हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। कुछ हमारे सवाल राजनीति रहेंगे तो कुछ सामाजिक और कुछ किसानों की दिशा और दशा बदलने वाले सवाल। सभी सवालों के इस सिलसिले में पहले सज्जन सिंह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद आपको। सज्जन सिंह जी, सवालों का सिलसिला मैं शुरू करूं क्योंकि आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष हो तो सवाल किसानी कुछ ज़्यादा रहेंगे। पहला सवाल है, अभी हाल ही में 3 कृषि कानून से मैं प्रश्नों की शुरुआत करूंगा। 3 कृषि कानून एक ऐसे कानून जिसने भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा दखल दिया है, ऐसे कानून जिन्होंने किसानों को कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, सियासत को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। 3 कृषि कानून का पहले आप लोग तारीफ करते थे, फिर अचानक उन्हीं कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा। इस संबंध में मेरा आपसे ये कहना है कि देश में पहली बार किसानों के हित में सोचने वाले किसी सरकार ने पहली बार नीति में किसान को केंद्र में रखा और उसके हित के लिए उसको एक हक दिया, उसको अधिकार दिया कि वो अपनी फसल की कीमत स्वयं तय करे। आज़ाद हिंदुस्तान में तमाम जो वर्ग हैं उनको अपनी मेहनत का मोल तय करने का, अपनी सेवा का मूल्य तय करने का व्यापारी को हक है, मजदूर वर्ग को हक है, बाकी लोगों को हक है। लेकिन इस देश के किसान का जो इस देश की रीढ़ है, कृषि प्रधान देश इस देश को कहा जाता है। आपको पता है जीडीपी में हमारे देश का 15% योगदान रहता था, आज 3.5% योगदान रह गया है। केंद्र में पहली बार मोदी जी की सरकार ने महसूस किया कि किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है और किसानों के हित में किसी सरकार ने चुनाव के समय तो किसान को अन्नदाता कहा, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद किसान को भूल गए, किसान बेचारा हो गया। तो ये जो किसान के हित में एक दूरदर्शी योजना के तहत किसानों को सशक्त बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए सोच समझ कर को ये कानून लाए थे और इन कानूनों से किसान को एक हक मिलता था कि वो अपनी फसल का मूल्य खुद स्वयं तय करे। 3 कृषि कानून से किसानों का फायदा होता, छोटा 3 कृषि कानून से किसान का बहुत बड़ा फायदा होता। ये किसान जो है आज तक इस किसान को टूल के रूप में उपयोग किया है। नहीं, मेरा सवाल आपसे, 3 कृषि कानून से किसानों को फायदा होता बहुत तो ज्यादा। किसानों को क्यों नहीं समझा पाए आप? हमारा इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जो कानून लाए उनके पीछे हमारी मंशा बिल्कुल पाक साफ थी और किसी भी कानून के संबंध में यदि किसी के हित में कोई कानून लाया जाता है तो उसको ढिंढोरा पीट के नहीं लाया जाता। मंशा ये रहती, मंशा ये थी। लामा जी, प्रश्न को हम समझे कि 3 कृषि कानून की आपने मुझे उसका एक महत्व बताया कि ये कानून किसानों के हित में है। एक चीज ये बताई। दूसरी चीज मुझे ये भी बताई आपने कि भाई कोई भी अच्छी चीज है उसका ढिंढारा पीटने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज भी बताई मुझे, एक जो अभी भी सवाल खड़ा हुआ है, जो चीज जिनके लिए लाई जा रही है, जैसे आप एज ए किसान हो और मैं कह रहा हूँ कि किसानों के लिए चीज अच्छी है, लेकिन किसान ही उसका विरोध क्यों, फिर आपकी पार्टी ने ही बैक में क्यों आ गई, इसका मुझे रीजन बताइए आप। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि इस कानून के पृष्ठभूमि में किसान का विरोध नहीं था बिल्कुल भी। पहली बात। दूसरी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये विरोध था वो आड़तियों, बिचौलियों और जो किसान के नाम पर, उसको लोगों के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं उनके मिले जुले एक षड्यंत्र के थे। बॉर्डर पर बैठे हुए थे, किसान नहीं थे? बिल्कुल किसान नहीं थे। देश का किसान पूरे प्रदेश में
होता है, ये कुछ लोग थे जो पंजाब के खालिस्तानी लोग का आंदोलन का समर्थन करने वाले लोग अभी थे। भी आप मानते हो कि 3 कृषि कानून का जो विरोध कर रहे थे वो किसान नहीं बिल्कुल थे? बिल्कुल किसान और नहीं है। लगभग और अब एक बात को बताइए मुझे, सरकार ने, केंद्र सरकार की बात करूं, देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, उन्होंने अपील करी 3 कृषि कानून आज से रद्द। क्या प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, रद्द नहीं करना चाहिए था, या फिर रद्द कर दिया तो क्या वापस 3 कृषि कानून आने की संभावना बनती है क्या? दूसरा प्रश्न मेरा इसमें व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं कि देश के किसानों की जो मूल रूप से जो समस्या, जो रूट की जो समस्या है, उसके लिए जैसे वित्त आयोग में सभी वर्गों को ध्यान में रखकर वित्तीय योजनाओं का उसके डिवाइडेशन होता है, उसका अलॉटमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान की क्या समस्या है इस संबंध में आयोग बनना चाहिए, और आयोग के सामने जो रूट की जो समस्या है, हर वर्ग, हर प्रदेश के किसान की अपनी एक अलग समस्या है। राजस्थान के किसान की समस्या पंजाब के किसान की समस्या नहीं हो सकती, असम के किसान की समस्या राजस्थान के किसान की समस्या नहीं हो सकती। जी जी जी, तो मैं इससे सहमत हूं आपकी हाँ, बात से। मैं और इससे सहमत मेरा ये मानना है कि किसानों के जो आज तक जो न्याय नहीं मिला, इस संबंध में व्यापक रूप से सोच विचार के इस पृष्ठभूमि के लोगों को शामिल करते हुए, विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक आयोग की स्थापना की जाए। आपने 3 कृषि कानूनों को रद्द क्यों किया, इसका एक शॉर्ट में जवाब दीजिए आप। ये जो सरकार के सामने लगातार कोशिशों समझाने के बावजूद कि सरकार, जिन लोगों को इसमें आपत्ति है वो लोग, उन लोगों को बार बार इनवाइट किया कि आप आइए, आप टेबल पर बैठिए, आप डायलॉग कीजिए, समस्याओं का समाधान टेबल पर बैठने से होता है। और संसदीय व्यवस्था में, प्रणाली में भी कानून जो बनता है वो अगर कानून की खामियां होती है तो उसमें दुरुस्त किया जाता है। जी। लेकिन जो लोग इसकी पृष्ठभूमि में थे वो इस कानून को पूरी तरह नहीं चाहते थे। सरकार के सामने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, गंभीर रूप से समस्या, किसानों के ऊपर सरकार नहीं चाहती थी कि किसी तरह का बल प्रयोग किया जाए। इस चीज का नाजायज फायदा इन लोगों ने उठाने की वजह से, ये कारण जो आप मुझे गिना रहे हो, असल में यही कारण थे, या फिर 5 राज्यों के चुनाव? ये नहीं। एक तो देखो, 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखे, दो साल पहले जो कानून की पृष्ठभूमि तैयार हुई, उस वक्त तो कोई राज्य में कोई चुनाव नहीं थे। लंबा ये जो आंदोलन चल गया और सरकार ने अपने तमाम प्रयासों के बावजूद, अगर सरकार है इसमें, चलो आप नकार रहे हो ना कि भाई 5 राज्यों से कोई संबंध नहीं। हाँ, इसमें चलो आपकी बात को भी हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं तो इसको भी मानते हैं। चलो थोड़ा सा हम 3 कृषि कानून से बाहर आते हैं, हम तो किसानों की हर दिशा पे सवाल लेंगे आपको। मैं राजस्थान के किसानों का थोड़ा सा जिक्र करता हूँ कि राजस्थान के किसान, उन्नत किसान जो पंजाब से मैं कंपेयर कर लूँ या हरियाणा से कर लूँ, ठीक है, लेकिन वहाँ से उतना उन्नत नहीं बन पाया। क्या आप कोई पॉलिसी में कमी रही राजस्थान सरकार की में, या फिर किसान ने आधुनिकता में अपनाने में कुछ कमी रही? क्या कारण है, आप थोड़ा सा हाँ, इसको बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा की जो पृष्ठभूमि है वो राजस्थान की पृष्ठभूमि से बिल्कुल विरुद्ध है, विपरीत है। भौगोलिक रूप से पूरी तरह से। वहां जो रिसोर्सेज है, जल के संसाधन, वहां पंजाब और हरियाणा में ज्यादा है, जल का रिसोर्सेज ज्यादा है। ये मान गया। मिट्टी उपजाऊ है वहां की। क्या पॉलिसी जो बनती है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो भी क्या थोड़ा सा अड़चन देती है ऐसा किसानों की उन्नति में? सरकार की पॉलिसी ही तय करती है कि देश आगे बढ़ेगा, कोई वर्ग या विशेष आगे बढ़ेगा, किसान आगे बढ़ेगा, उद्योग आगे बढ़ेगा, उसकी पॉलिसी का अहम रोल रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की पॉलिसी किसानों की आमदनी, किसानों की विकास, किसानों की योजना जो भी उनके लिए आती है, उसका अहम रोल रहता है। किसानों के लिए अच्छा कर रही है क्या राजस्थान की सरकार? किसानों के लिए आज तक इसने कोई नीति नहीं बनाई है। आपको मैं दोहरा दूं कि पिछली गहलोत सरकार में आपको ध्यान में होना चाहिए कि एक किसान आयोग के नाम से एक नया विभाग बना था। उस किसान आयोग के नाम से एक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। आज तक इस देश की, प्रदेश की जनता ये नहीं समझ पाई कि उसके क्या अधिकार थे, उसके क्या लायबिलिटी थी, उसने क्या योजनाएं रखी, उसके पास क्या बजट था। सरकार की किसान के प्रति जो योजना है वो भी आप अच्छी नहीं बता रहे हो, ये कहना चाह रहे हो? मेरा ये कहना है कि इस प्रदेश की जो
कांग्रेस सरकार उस किसानों के लिए कोई योजना है ही नहीं, तो अच्छी बुरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छी योजना नहीं। अच्छा, योजना आप- है ही नहीं। आप भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हो, थोड़ा सवाल सियासी भी ले लेता हूँ। मुझे एक बात बता रही, आप जिस प्रदेश से और जिस क्षेत्र से, शेखावटी क्षेत्र के दातारामगढ़ जो सीकर का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से संबंध रखते हो, मैं थोड़ा सा आपके स्थानीय सवाल लेता हूँ। मैं मुझे एक बात बता दीजिए कि मैं दातारामगढ़ की थोड़ी सी सियासत को समझूं, क्योंकि आप पर एक जिम्मेदारी भी है किसान वोटों को अपनी पार्टी से जोड़ना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। मुझे एक बात बताए, 3 कृषि कानून से हवा तो ये बनी है कि किसान वर्ग जो है वो भाजपा से नाराज हो गया। आपके सामने चुनौती होगी कि क्या इसी वर्ग को वापस भाजपा से जोड़ना। पहले तो सवाल नंबर 1, क्या वास्तव में नाराज है या हवाई है, या फिर नाराज है तो उसको जोड़ने के लिए कोई रोड मैप है आपका? देखिए, आपका जो सवाल है वो पूरी तरह से जो हवा है उसके हिसाब से आप जो मीडिया वाले जो ये सवाल बना रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं अभी, और जिन राज्यों के मुख्य रूप से किसान बॉर्डर पर बता रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर, यूपी में चुनाव हो रहा है और पंजाब में चुनाव हो रहे हैं। इस चीज का राजस्थान के किसान उसमें बहुत ही नगण्य कम संख्या में वहां उपस्थित थे। कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता थे, मैं उनको किसान नहीं कहूंगा। वहां भी इस कानून का कोई असर नहीं है। पंजाब में भाजपा जीत रही है। पंजाब में भाजपा पहले भी अलायंस के साथ थी, कोई अपना अब कोई तो दूर हो गए ना। हाँ, अब दूर हो गए, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में सीटें लाएगी। अच्छा, और मतलब ये समझे कि जो मेरा सवाल जो बना था उसको आप खारिज कर रहे हो कि किसान नाराज नहीं थे। बिल्कुल नाराज नहीं थे, आज भी नाराज नहीं है किसान। चलो ठीक है, मुझे बताओ कि राजस्थान में जाट कम्युनिटी का एक अपना प्रभाव माना जाता है और कहते हैं कि जाटों को अगर ओबीसी आरक्षण दिलाने में भी भाजपा का एक योगदान रहा था। क्या भाजपा से, मैं उसी किसान आंदोलन को जोड़ के देख रहा हूँ, जाट कम्युनिटी पर अभी अमित शाह जो रक्षा मंत्री है, श्री गृह मंत्री ने भी अभी एक दिल्ली में एक जाटों के प्रतिनिधिमंडल से मिला था। क्या लगता है कि थोड़ा डर है कि भाजपा को जाट वोट खिसक जाएंगे? देखिए, जाट वोट कभी भाजपा से खिसकने की कोई सोच दूर दूर तक नहीं है। पहले भी जाट वोट भाजपा के साथ थे और बहुत अच्छी संख्या में सीटें भाजपा को जिताई है। राजस्थान की 25 सीटें। आप मेरा जो सवाल आप पूछा है मेरे से कि राजस्थान में जो जाट कम्युनिटी है और इसका भाजपा से, तो मेरा ये मानना है कि जाटों ने जब भी बहुत बारीकी से नजर रखते हैं जाट कम्युनिटी सत्ता पर, और जब भी केंद्र में सत्ता ईमानदार व्यक्ति के हाथ में सत्ता है तो एकमुश्त रूप से बिना किसी भेदभाव के जाटों ने भाजपा को वोट दिया। जाट बम्पर वोट किसे दे रहे हैं? आपका सवाल दोहराइए। हाँ, जाट इस बार बम्पर वोट किसे दे रहे हैं? भाजपा को दे रहे हैं बम्पर वोट। अच्छा, ये बताइए मुझे, मैं दातारामगढ़ क्षेत्र में भाजपा की मैं बात करूं तो दातारामगढ़ में भाजपा कमजोर नजर आती है, ऐसा क्यों? दातारामगढ़ में भाजपा कभी कमजोर नहीं रही। आप डेटा उठा के देख लीजिए। आप लोकसभा के डेटा उठा के देखोगे तो 30 से 35 हजार वोट रिकॉर्ड वोट इसमें लोकसभा में मिलते हैं। 45 हजार प्लस कर दीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि भाजपा कमल नहीं खिला पा रही है विधानसभा को बात कर। ये विधानसभा की बात आप जो कह रहे हैं, इसमें कोई एक फैक्टर इसलिए नहीं है कि भाजपा पिछड़ रही है। इसके पीछे है कि यहाँ की जो लोकल जो स्थानीय जो चुनाव होता है उसमें दूरीकरण अलग ढंग से होता है। वो थोड़ा समझे। जातीय गणित के हिसाब से भाजपा ने आप जाट कम्युनिटी की बात करते हैं जो जाट, मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर रीजन बताइए कि क्यों कमल नहीं खिल पा रहा है। इसमें भाजपा का जो अंदरूनी जो गुटबंदी है दातारामगढ़ में, वो कभी भी एक साथ नहीं आती। कम्युनिटी अंदरूनी गुटबंदी कास्टिज्म की वजह से, इसमें मुझे कोई स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जो लोकल स्तर पर जो चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव, उसमें टिकट के बंटवारे में आपस में जो खींचतान होती है जातीय दूरीकरण के हिसाब से आपस में। क्या मैं ऐसा समझो आपके प्रश्न को, यहाँ पर कुमावत, जाट और राजपूत ये 3 क्षत्रप आपस में लड़ते हैं, इनमें आपस में सामंजस्य बैठता नहीं है और ये इनका वोटों का बिखराव हो जाता है। यही कारण मुख्य रूप से। अच्छा, आपके हिसाब से दातारामगढ़ से, मैं व्यक्तिगत सवाल पर जा रहा हूँ, अब पार्टी से थोड़ा हट रहा हूँ, आपके हिसाब से दातारामगढ़ में इस बार विधानसभा का चेहरा जीत के हिसाब से क्या जाट उम्मीदवार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जाट उम्मीदवार सबसे ज्यादा बेटर फाइट कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि 2 चुनाव में, पिछला चुनाव को मैं जब विश्लेषण कर रहा था तो वो नजदीक से हार गए थे, कुमावत थे। क्या लगता है कि कुमावत वर्गों को 2 बार मौका दे दिया, क्या तीसरा मौका मिलना चाहिए?
मेरा मानना है कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। चलो, अक्सर दातारामगढ़ में भाजपा की गुटबाजी की आपने बात भी कही थी, इसको स्वीकार भी कर लिया था। अच्छा, मुझे गुटबाजी का मर्ज बता दीजिए, इलाज बताइए ना, कैसे ठीक हो सकती है ये? गुटबाजी का इलाज एक ही है कि जो बेस कैडर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे सलाह मशुरा करके सीट का निर्णय किया जाए। केंद्र के जो नेता हैं वो सीट को सौदेबाजी के हिसाब से किसी को संतुष्ट करने के लिए या किसी की आप इसको ये कह सकते हैं कि फला जगह उसको टिकट दे दिया तो फला जगह इसको टिकट दे दिया। आप चारों कैडर के कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता उनकी राय जान के फिर उनके द्वारा उनकी राय को महत्व देते हुए जिसके पक्ष में कार्यकर्ता है उसको वोट टिकट दी जाए तो निश्चित रूप से कमल खिलेगा। मेरा चलो, टिकटों की बात कर रहे हैं तो अभी मैं देख रहा हूँ टिकटों में से अभी जाट कम्युनिटी में भी लोग सामने आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उधर कुमाऊत में भी आ रहे हैं, राजपूत लोभी भी है। कोई ऐसा सर्वमान्य चेहरा अगर किसान मोर्चा के अध्यक्ष सज्जन सिंह से राय मांगी जाए तो कोई चेहरा नजर आता है क्या आपको? जाटों में जो विधानसभा के अच्छी दावेदारी के लिए अगर कोई व्यक्तिगत आपसे सुझाव मांगे तो? हाँ, मेरा ये मानना है कि जो कार्यकर्ता सभी अच्छे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में से अगर चुनाव लड़वाया जाए तो प्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही संजीदा व्यक्ति है हरिकिशन खिचड़, जो जज भी रहे हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हरिकिशन खिचड़ दातारामगढ़ से संबंधित ही है, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, किशनपुरा पंचायत से। वो उनका फैमिली बैकग्राउंड लंबे समय से राजनीति में रहा है। अच्छा। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं इंदिरा चौधरी, वो भी यहाँ से चुनाव लड़े तो बहुत अंतर से जीते। अच्छा, आपको ये चाहते हैं इंदिरा चौधरी जो अभी लोकसभा को पूरे सीकर को संभाल रखी है भाजपा में, उसको भी आप चाह रहे हो? चलो, यह आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है। एक और बात बताइए मुझे लामा जी कि मैं जहाँ तक दातारामगढ़ को देखता हूँ, सर्च करता हूँ और पढ़ता हूँ, और मैंने विधानसभा के हर एंगल को मैंने देखा है, एक मुझे एक बड़ी जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है जिसको आपने भी स्वीकार किया है कि अगर जो नाम आपने बताए हैं उस नाम को सर्वमान्यता बनाने के लिए क्या कभी राजपूत लोभी या कुमाऊत लोभी ये इसको स्वीकार कर लेगी? बिल्कुल कर लेंगे। मैंने पहले ही आपको कहा है कि ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता हैं उनकी राय जानी जाएगी तो निश्चित रूप से उनको स्वीकार करना होगा। दातारामगढ़ के विकास को कैसे देखते हो? क्या दातारामगढ़ में विकास बहुत कुछ हो रहा है या अभी भी आप थोड़ा बहुत? दातारामगढ़ में विकास के नाम से कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ दातारामगढ़ में? मेरा स्पष्ट कहना आपसे ये है कि दातारामगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से यहाँ खेती धीरे धीरे खत्म हो रही है, पेयजल पूरी तरह से खत्म हो रहा है। बहुत लंबे समय से मांग है दातारामगढ़ की कि यहाँ का इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान, स्थायी समाधान के लिए कोई बड़ी योजना बनाई जाए। योजनाएं कागज पर बनी, चुनावों में उनकी घोषणा हुई, लेकिन आज तक ग्राउंड पर नहीं उतरी योजना। और दूसरा मेरा ये कहना है कि दातारामगढ़ में आज तक भी घोषणा हुई है अभी ये जो कॉलेज की गवर्नमेंट कॉलेज की, तो एजुकेशन के हिसाब से भी ये कृषि बेल्ट है, पिछड़ा हुआ है। जयपुर सीकर से इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन रोडों की हालत इतनी ख़राब है कि आप ये समझो कि 60 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं सीकर के। भाई, मैं एक तो एजुकेशन की बात करूं तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज खुला है जो अपनी निकटवर्ती, जैसे अपन फुलेरा विधानसभा को देख लीजिए, वहाँ कॉलेज ना होकर अपने दातारामगढ़ में आई है। अगर पहला दातारामगढ़ में अपने को स्टेट हाईवे भी मिला है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए क्या विकास का वास्तव में ये जो जनता से सीधा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर आप इसको नकार ही रहे हो? ये जो आप स्टेट हाईवे की बात करते हैं, स्टेट हाईवे का एक पार्टली रूप से दातारामगढ़ के विषयों से उसे तो गुजर जाने से ये कोई दातारामगढ़ के हम विकास पर्टिकुलर दातारामगढ़ के लिए कोई स्टेट हाईवे आया हो ऐसा नहीं है। सब हाईवे का जो लंबा रूट चार्ट होता है उसके हिसाब से दातारामगढ़ होके निकल गया। ये बेसिकली एक सुविधा है दातारामगढ़ के लोगों के लिए, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन
इसमें दातारामगढ़ के विकास जैसी कोई बात है नहीं। अच्छा, आप जिस ग्राम पंचायत से वो मैं देख रहा हूँ चैनपुरा ग्राम पंचायत से आपका संबंध है, जो दातारामगढ़ की है, किसी मैं विकसित पंचायतों में से एक मान सकता हूँ उसको। मुझे एक बात बताइए कि वहाँ पर लंबे समय से भाजपा की एक मजबूत स्थिति रही थी, लेकिन इस बार आपके परिवार से ही चुनाव हार गए थे, कारण क्या रहा? कारण मैंने जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उनमें स्पष्ट रूप से मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो कार्यकर्ता हैं उनकी राय जाने बगैर अगर टिकटें दी जाएगी तो परिणाम उसी अनुपात में आएंगे। उसी अनुपात में हर सरकार अपने चुनावी वादे में भी कहती है, घोषणाओं में भी कहती है कि किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा, लेकिन ये वास्तव में एमएसपी पर खरीदा जाता है या सिर्फ ये वादा जुमला ही है? देखिए, जो एमएसपी का जो मुद्दा है, ये जब एमएसपी लागू हुई थी तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसान के लिए। अच्छा, एमएसपी भी नहीं है? एमएसपी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसान के लिए। एमएसपी ने केंद्र सरकार ने ये कर दिया कि किसानों की जो बिचौलिए किसान की मेहनत की लूट करते हैं तो वो कम से कम इतनी कीमत से कम पर सरकार खरीदे, इससे कम कीमत पर नहीं खरीदे। ये सॉल्यूशन है। मैं आपको बताऊं, एमएसपी कोई परमानेंट समाधान नहीं है। किसान की मेहनत का उसको मूल्य मिलेगा तब उसका समाधान होगा। अब ये जैसे मान लीजिए किसान के जो प्रति क्विंटल 4,000 रुपए की कॉस्ट के साथ अगर गेहूं की वो प्रति क्विंटल गेहूं आ रहा है, आप उसकी एमएसपी 2,000 रुपये प्रति क्विंटल लगा दें तो किसान के घर में तो 2,000 रुपये फिर भी घाटा है। तो एमएसपी तय कर देने से, पहले तो एमएसपी तय कर देने से किसान की माली हालात में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। दूसरा, एमएसपी पर खरीद राज्य सरकारें करती ही नहीं है। करती नहीं है ना? करती नहीं है। तो एमएसपी से किसान को क्या फायदा हुआ आज तक, बताओ मेरे को? किसान की तो मेहनत की वही नीलामी होती है। मैं आपको बताऊं कि मतलब आपको एमएसपी को छोड़े थोड़ी देर के लिए, हाँ? आपका सॉल्यूशन में जहां तक बात करने में समझ रहा हूं कि एक फसल का जो मूल्य है वो मूल्य इतना मिलना चाहिए जिसमें लागत मेहनत से ऊपर का उसका मूल्य तय हो, एमएसपी से ऊपर। ये कहना चाह रहे हो? मेरा कहना यह है कि अभी जो मैंने बताया कि पंजाब के किसान की स्थिति और राजस्थान के किसान की स्थिति से अलग अलग है। तो हमारे यहाँ प्रति क्विंटल गेहूं की कॉस्ट ज्यादा आएगी। पंजाब में नदियों का पानी आता है तो वहां उनको पानी फ्री में मिलता है। बहुत लॉजिक सवाल आपने रखा। अच्छा, मैं इस सवाल को आपने अच्छा समझा। तो वहां भी एमएसपी एक ही है, हमारे भी एमएसपी एक ही है। हमारे 4,000 रुपये क्विंटल पड़ता है, उनके 1,500 रुपये क्विंटल पड़ता है, उनको तो फिर भी 500 रुपये का फायदा होगा। फिर मुझे एक बात बताइए, इससे एक सवाल और खड़ा हो गया कि मैं इस आंदोलन को जब कवरेज कर रहा था, समझ रहा था, तो किसान इस बात पर अड़ गए कि हमें एमएसपी चाहिए सर। तो मुझे एक बात बताइए कि एमएसपी, फिर किसान एमएसपी की डिमांड क्यों कर रहे थे? मैं आपको साफ गोई से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के हाथों में किसान आंदोलन था वो दरअसल किसान है ही नहीं। वो लोग भूमाफिया हैं। उनके रिकॉर्ड उठा के देखो, उनके पास पहले कितनी जमीन थी, आज उनके पास कितनी जमीन है। इस देश की जो संसाधन है, अभी आपने जिक्र किया कि हाईवे निकल गया, हाईवे निकल जाता तो किसान की जमीन में से निकलता है, उसको उसकी भूमि का कन्वर्जन कर लिया जाता है। लामा जी, मुझे बताइए कि जो अभी आप उनको किसान, ये जो राकेश टिकैत वगैरह कहते हैं, राकेश टिकैत किसान नहीं है। राकेश टिकैत किसान की पीड़ा को ठीक से जानता ही नहीं है। जो लोग किसान की पीड़ा को ठीक से नहीं जानते हो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब आप उनको नकारते हो? बिल्कुल बिल्कुल नकारता हूं मैं। उन लोगों को किसान की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है। वो लोग शुद्ध रूप से किसान के लोगों के साथ राजनीति करने के लिए उतरते हैं। चलो, एक बात मुझे समझाई, क्योंकि मैं आपको जहां तक समझ रहा हूं आप किसान की पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो। अगर फसलों के दाम को, मेरे प्रश्न को समझिएगा, मैं समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये मेरा खुद का प्रश्न है। अगर किसानों की फसल के दाम को बढ़ा दिया जाएगा तो किसान तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि गेहूं को 2,000 से 5,000 कर दिया या 4,000 कर दिया तो माना कि किसान की आमदनी बढ़ गई, लेकिन उससे एक दूसरा वर्ग जो आता है, जो खेतों में मजदूरी करता है, उससे अपना जीवन यापन करता है। मैं मजदूर वर्ग की बात कर रहा हूं। तो जब मूल्य वृद्धि होगी तो एक कमर तो किसानों में मजदूरों की टूटेगी, उसको समझाएगा ना मुझे? मेरे पत्रकार भाई, मेरा सीधा निवेदन आपसे है कि किसान को जो ये अनुदान देते हैं ना आप, किसान को कोई जरूरत नहीं है अनुदान की। उसकी फसल का उसको मूल्य मिलना चाहिए। वो न तो खैरात मांगने में भरोसा करता है, न खैरात चाहता है किसान। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों की आप बात करते हैं कि जो लोग खरीद नहीं पाएंगे अन्न का, आपका प्रश्न यही तो है
मैं मजदूरों की बात मजदूर, हाँ आपका प्रश्न यही तो है कि जो कम आय वाले जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो इतने जो कीमत बढ़ जाएगी खाद्यान्नों की कि खरीद नहीं पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो 2 रुपए किलो गेहूं दे, उसी योजना के अनुसार उनको वो जो किसान को जो सब्सिडी आप दे रहे हैं उनको दे दीजिए ना। आपका मतलब ये है कि आप जो सब्सिडी जो किसानों को देना है वो तो बंद कर दीजिए और आप मजदूरों तक ला सकते हो, ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी भला हो जाएगा, किसान की पॉलिसी भी, किसान का हित भी हो जाएगा। चलो ये तो सरकार तय करेगी। हालांकि मेरा सवाल और आपने जवाब दिया है, छोटे छोटे 2-4 सवाल, क्योंकि अपना जो इंटरव्यू का अंतिम पड़ाव है, 2-4 सवाल मैं क्योंकि आप जो भी बात करो बेवा कह रहे हो, मुझे 2-3 चीज़ें और बता दीजिए। अभी एक नाम आता है मधु कुमावत का, मैं देख रहा हूँ कि वो कुमावत का प्रतिनिधित्व करते हुए टिकट की डिमांड कर रही है। एक इधर नाम आता है जाट कमरी में राजेंद्र धीरजपुरा, कभी राजपूतों में दबे शोर में नाम भी आते रहते हैं। ये चेहरे क्या है कि ये कुछ कर रहे हैं या फिर क्या है, इसमें आपका नजरिया समझो तो? देखिए ग्राउंड पर कुछ कार्यकर्ता जो हैं धीरजपुरा वगैरह, आप चाहे मधु कुमावत को समझ लीजिए, इनकी ये महत्वाकांक्षा है कि जाटों को अगर टिकट मिले तो धीरजपुरा कहते हैं मुझे दे दीजिए, कुमावतों को अगर टिकट मिले तो किसी बाहरी को न करके मेरे को दे दीजिए। ये इनकी ये कार्यकर्ता है पार्टी के, इनकी एम्बिशन है, इनको मैं बुरा नहीं मानता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कार्यकर्ताओं की सलाह मशवरा करके उस व्यक्ति को टिकट दिया जाए जिसको सर्वमान्यता हो, कास्टिज्म के हिसाब से टिकट नहीं देके काम करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाए। अच्छा, एक और बात निकल के सामने आ रही कि मैं ये जाट के इस बात में एक राजपूत कम्युनिटी की मैं देख रहा था कि राजपूत कहते आए हैं कि विधानसभा दातारामगढ़ में हमने शुरू से ही हमारा प्रतिनिधित्व रहा है। क्या ये राजपूतों का जो प्रतिनिधित्व की बात आती, बोले कि इस बार हम लोगों को भी तो 8 में से 1 सीट तो सीकर में से मिलनी ही चाहिए, वो दातारामगढ़ को अपने फेवरेट मानते हैं। क्या वही बात आपका वापस आ जाता है कि जाति के आधार पर क्या इस तरह से डिमांड करना सही बात है क्या? देखिए, जब तक जाति के आधार पर टिकटों का वितरण होगा तब तक किसी पार्टी के लिए ये उम्मीद करना बेकार है कि हमारा यहाँ से कोई कैंडिडेट जीतेगा। क्या राजनीति में जातिवाद प्रभावित नहीं करता? नहीं करता है प्रभावित, लेकिन अगर इसी को आधार मान के अगर टिकटों का वितरण होता रहेगा तो इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा। ये अगर क्या भी कांग्रेस की राजनीति में समझू दातारामगढ़ की विधानसभा में, क्या इस बार आने वाले समय में क्या विधानसभा का कुछ उम्मीदवार बदल रहा है या पहले वाला विधायक चुनाव लड़ रहा है? ये जो अभी अभी जो विधायक है वही कांग्रेस का उम्मीदवार रहेगा या कुछ आपके नजरिए से बदलेगा? मेरे हिसाब से कुछ नहीं बदलने वाला, यही रहने वाला है। हाँ। केंद्र की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, केंद्र सरकार की किसान नीति को कैसे देखते हो? केंद्र सरकार की किसान नीति अच्छी है कि केंद्र सरकार ने जो योजना लागू की थी उसको लोगों ने चलने नहीं दिया, और केंद्र की मंशा किसानों के प्रति अब भी साफ है। निकट भविष्य में मेरा मानना है कि किसानों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए, केंद्र सरकार द्वारा फिर किसानों के लिए कोई अच्छी योजना, अच्छा आयोग। केंद्र से संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हो। पंजाब चुनाव और यूपी चुनाव दोनों पर छोटा छोटा कमेंट चाहूंगा। यूपी में कौन जीत रहा है? यूपी में योगी जीत रहे हैं। योगी आसानी से जीत जाएंगे? बहुत आसानी से जीतेंगे। ये क्या हो रहा है कि जब बहुत बड़े जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, ये क्यों चल रहा है? ये जो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जाति के समीकरण को हम तय करते हैं और हमारे हिसाब से राजनीति चलती है, उन लोगों को ये सत्ता में आने के बाद उन लोगों को ये भूल हो जाती है कि जो ये जनता है वो हमारे हिसाब से जैसा हम चलाते हैं वैसे चलती है। जनता बहुत बारीकी से देखती है। जिन लोगों ने 5 साल तक सरकार में रह के मलाई खाई, आज वही लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरी पार्टी को दोषी ठहराए या किसी दूसरी पार्टी में जाके कोलैबोरेशन करके जो लोग जा रहे हैं उसको जनता बहुत बारीक नज़र से देखती है। उनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। बहुत से उदाहरण है ऐसे। पंजाब में आप सरकार बना लोगे? पंजाब में सरकार हम नहीं बना पाएंगे इस बार। कमजोर हो कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। ये कमजोर क्या अकाली दल से संबंध तोड़ना ही रहा है या कोई और कारण है? देखिए, अकाली दल की अपनी मजबूरियां हैं, अपना जो उसका केडर बेस है। बीजेपी का इतना केडर बेस नहीं था। बीजेपी तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जो ग्रास रूट का जो कार्यकर्ता है उसका वो पंजाब में बहुत स्टेब्लिश नहीं है। अच्छा। बीजेपी तो पंजाब में उसको जब भी चुनाव लड़ा, 3-4 चुनाव लड़े हैं, तो वो अकाली दल के साथ अलायंस के रूप में लड़े हैं। अपना कोई और अलायंस के रूप में लड़ने का उसको नुकसान हुआ है।
मैं तो ये मानूंगा कि बीजेपी को अलायंस के रूप में चुनाव लड़ने का नुकसान हो कि उसके हाथ पैर दोनों बंद गए। न वो अपनी ढंग से वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, न अपने ढंग से वो वोट मांग सकते हैं, न अपने ढंग से उम्मीदवार तय कर सकते हैं। अमरेंद्र सिंह छोरी जो आपके घोर विरोधी थे, इस बार तो आपसे हाथ मिला के चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह घोर विरोधी नहीं थे, बीजेपी के कभी विरोधी नहीं थे। वो अपनी पार्टी की कार्यकर्ता थे, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में देश के और राज्य के हित में रहते हुए कुछ अहम फैसले लिए गए। सत्ता को, जो लोग सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते, उनके हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए उनको बाहर कर दिया। पंजाब में बीजेपी, कांग्रेस या आप? छोटा कमेंट। पंजाब में अकाली दल के साथ इंडिपेंडेंट रूप से तो कोई सरकार नहीं बना पाएंगे। दो दल आपस में मिल के सरकार। हाँ, कौन आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आप और अकाली दल मिल के राज्य में सरकार बनाएंगे। अच्छा, आप और अकाली मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। आप और अकाली मिल सकते हैं। और राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है? राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है। टर्न एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। बिल्कुल। बीजेपी में आई तो बीजेपी में सीएम किसे देखते हो? सतीश पूनिया को देख रहे हो या फिर? देखिए, बीजेपी में जो बाकी पार्टियों में जैसे कैडर बेस पार्टियां हैं, उनमें उनके जो मैनेजमेंट कमेटी है वो अपने हिसाब से तय करती है। राज्य के सारे समीकरण सोच विचार के वो तय करती है। बड़ा चेहरा क्या सीएम वसुंधरा राजे? वसुंधरा अच्छा चेहरा है बीजेपी के लिए। आप मानते हो कि सीएम की सबसे प्रबल दावेदार गजेंद्र सिंह शेखावत? गजेंद्र शेखावत भी अच्छे कार्यकर्ता हैं पार्टी के। वो भी अगर अपनी उनके लिए। पूनिया को कहाँ मान रहे हो? पूनिया को नहीं मान रहे हो? अच्छा, पूनिया भी अच्छा कार्यकर्ता है पार्टी सभी को अच्छा है, तो फिर लास्ट फाइनल किसी? नहीं, फाइनल तो पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी। ये थे सज्जन सिंह लामा, जो भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे। मेरे हर प्रश्न का जवाब बड़ा बेबाक तरीके से दिया है। हालांकि कुछ किसान प्रतिनिधित्व करते आए हैं तो किसानी बात को बड़ी बेबाक तरीके से, कुछ मुझे भी समझा है इस बात को, लेकिन साथ में स्थानीय राजनीति पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अगर एमएलए का या विधायक का चुनाव लड़े, वो यहाँ पर ग्रास रूट पर या लोकल स्तर पर उनको पहले से स्टडी करनी चाहिए और उसके बाद में पार्टी को टिकट देनी चाहिए। और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि किसी जाट उम्मीदवार पर अगर भरोसा किया जाए तो शायद इस बार कमल खिला दे। अपनी बात स्पष्ट कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लामा जी आपका। आप हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद।